अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। होपफुली जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था स्टेटमेंट ऑफ यूज़ एंड सोर्स स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फंड एनालिसिस, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू हुआ तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आज के लेक्चर में हेल्प आउट हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमने टॉपिक आज करना है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपका रहेगा अगर आपने जो लास्ट लेक्चर उसको रिपीट किया उसे अच्छे से किया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी वही बेस पे हमारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम जो आज करने जा रहे हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, असम्बली ऑफ फर्म्स पेमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये हमारी समरी होती है, समरी ऑफ पेमेंट एंड रिसीव्स। ठीक है, रिसीव्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम नॉर्मली कहें तो इसमें क्या हमने सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट ही हमें देखनी होती है। ठीक है, कि हमारे पास सोर्स ऑफ कैश कहाँ कहाँ से बन रहा है और हमारा जो है यूज कहाँ कहाँ से बना। सोर्स को हम क्या कह सकते हैं, इनफ्लो, जो हमारे पास कैश आता है, पैसे आते हैं, वो हमारा सोर्स कहलाता है, इनफ्लो कहलाता है। और जो यूज है वो हमारा आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या क्या हो रहा है। अब जो इसमें हमारी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तीन, इसको बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इसमें जो आपकी एक्टिविटीज आती हैं वो तीन तरह की एक्टिविटीज हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें था हम सारी के सारी चेंज को हम सोर्स एंड यूजेस में डिफाइन करते हैं कि सोर्स कौन थी या यूज कौन से। अब हम जो भी चीज़ आ रही है इसको हम तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करें। काम हमारा वही है, हमने सोर्स एंड यूज ही निकालना है, लेकिन हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है, सेकेंडली फिर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाती है, और थर्ड पे आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये तीनों हमारी कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग, हम डिटेल में अभी देखते हैं। अब जो आपकी ये एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जस्ट इसको बनाने के ये दो मेथड हैं। बाकी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग हमारी सेम रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं आता, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने का एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें है सबसे पहले हमारा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट डिफाइंड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ये कह रहा है कि वो एक्टिविटी जो आपकी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग में आती हैं। नॉर्मली जो आपकी ऑपरेटिंग में आती हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या मतलब, जो आपकी रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी जो नॉर्मली आती हैं उसका चेंज यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, अब these cash flow are generally the cash effect of transaction that enter into the determination of net income. Normally operating activity में क्या होता है कि आपके जो ऑपरेशन से चीज़ें चल रही हैं, आपको कैश का अफेक्ट हो रहा है, उससे आपको इनकम हो रही होगी, आपको आप एक्सपेंसेस बियर कर रहे होंगे। ठीक है, अब
जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसके अंदर कैश इनफ्लो किस तरह से होता है और आउटफ्लो किस तरह से होता है वो एग्जांपल यहाँ पे है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारे, इसे आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं, जो लेस देन 12 मंथ की चीज़ें हैं, मतलब जो 12 माह के अंदर अंदर रिपीट होती हैं, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी आ जाती हैं। ठीक है, अब करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज का इनफ्लो कैसे होता है, कैश इनफ्लो किस बेस पे होगा, मतलब कि सोर्स ऑफ कैश कब बनेगा, आपके पास पैसे कब आएंगे, वो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या आप चीज़ें सेल करते हैं, रेवेन्यू होने से आपके पास इनफ्लो होता है। दूसरे नंबर पे है फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, मतलब पैसे आपको दो तीन सूत्रों में आएंगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कि या आप रेवेन्यू कमाते हैं, आपकी डायरेक्ट इनकम है, या आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, दो इनकम है ना आपकी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनसे जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो उनसे जो आपको पैसे मिलेंगे, इनफ्लो होगा, वो आपका कैश इनफ्लो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो में मतलब आप पैसे कब आप आउटफ्लो करते हैं, यूज़ कब करते हैं, या आप पैसे कब कब या किन किन को पे करते हैं। सबसे पहले आप सप्लाई से इन्वेंट्री परचेज करते हैं। आप जब आपने चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, स्टॉक भी आपको पैसे पे करके फिर आपको मिलेगा। उसके बाद है टू पे एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विसेज, आपने सर्विसेज ली हैं, वेजेस देनी है, सैलरीज पे करनी है, उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ेगा। फिर टू लैंडर है, जिनसे आपने उधार लिया है या आपने लोन लिया है 1 साल से कम अरसे का, उनको आपने इंटरेस्ट पे करना है, या आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे का भी दिया है तो आपकी इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना, आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, हर साल पे करना है। टू पे गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, आपने टैक्स इनकम पे आपने हर साल पे करने हैं। उसके बाद है टू पे अदर सप्लाइज फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं, उनको आपने पे करना है। तो ये जो चीज़ें आपकी कैश आउटफ्लो आएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर है, अब इसमें क्या, इट वुड सीम मोर लॉजिकल टू क्लासिफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एज अ इन्वेस्टिंग फ्लो, इंटरेस्ट पे सर्टनली लाइक अ फाइनेंशियल आउटफ्लो। अब इसमें क्या कहता है, वो नॉर्मली हमने जो इंटरेस्ट को इस एक्टिविटी में लिया है, उनका कहने का मतलब ये है कि हम इससे फाइनेंसिंग क्यों नहीं कहते, हम फाइनेंसिंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे करना होता है। हम डिविडेंड को यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डिविडेंड जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो नहीं होता, और जो डिविडेंड है अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब आपने पे करना है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने पे नहीं करना। ये भी पॉसिबल है अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उसके बावजूद आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपने हर साल ही पे करना है। ठीक है, उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, इसमें इनफ्लो कहाँ कहाँ से होता था, आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कौन 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 सा होता है। उससे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, ये होता है इन्वेस्टमेंट इन योर ओन बिजनेस। अब अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, उसके अलावा आप किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, अब आप अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप परचेज करते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, and it shows impact of buying and selling fixed asset and debt or equity securities of other entities, या आप अपनी कंपनी के लिए एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसके बाद या किसी दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इसको हम डिटेल में भी देखते हैं, इसका इनफ्लो कौन सा है और आउटफ्लो कौन से है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, shows impact of all cash transaction with shareholder and the borrowing and repaying transaction with lender। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आप शेयर होल्डर के साथ कोई भी लेन देन करते हैं, शेयर होल्डर से आपने फाइनेंस जनरेट किया, पैसा इकट्ठा किया, वो भी आ जाएगा, आपने उनको डिविडेंड दिया, वो भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपके डेट होल्डर हैं या जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके बैंक्स वगैरह जो आ जाते हैं, उनसे जो आप लोन लेते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जो आपके ऑपरेशन से रिगार्डिंग आपकी चीज़ें एक्टिविटीज आती हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या, आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया या दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में आप फिक्स एसेट की फॉर्म में
इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंसिंग में क्या होता है, उसके बाद फाइनेंसिंग में आपने दो तरह से आपकी फाइनेंसिंग है ना, दो तरह से मोड ऑफ फाइनेंसिंग आपके, या इक्विटी फाइनेंसिंग है या आपका डेट फाइनेंसिंग है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आप जो भी इनसे लेन देन करेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो होगा, वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका इसके अंदर एक चीज होती है आपके नोट पेएबल। ठीक है, आप नोट पेएबल जो हैं वो भी आप कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, बाकी आपकी रेगुलर चीजें चलेंगी। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले, अब हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कहाँ कहाँ से होता है, आउटफ्लो कहाँ कहाँ से होता है। फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे हमारे इनफ्लो हो सकता है। हमने दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेज किए थे, वो हमने सेल किए, वो भी हमारा कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कैसे होगा, हमने फिक्स एसेट को परचेज किया या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारा कैश आउटफ्लो होगा। फिर हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसे मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हमने एसेट को खरीदा है तो हमें कैश देना पड़ेगा, आउटफ्लो हो जाएगा। हमने एसेट्स को सेल किया तो हमारा कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि उससे सेल प्रोसीड मिलेगी। ठीक है। अब अगर हमने सिक्योरिटीज किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उससे हमारा कैश आउटफ्लो होगा। अगर हमने वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको हमने सेल करके किसी और को दे दिया तो उससे हमारा कैश इनफ्लो होगा, हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें हमारा कैश इनफ्लो कब होगा, जब हम शेयर होल्डर को शेयर इशू करेंगे, हमारे पास कैश आएगा, पैसा आएगा, उससे हमारा कैश इनफ्लो होगा। जब हमने उनको रीपे किया है, शेयर हमने वापस कर दिए, हम उन्हें शेयर हमने उससे लेके उनको पैसे दे दिए, वो हमारा कैश आउटफ्लो होगा। या हमने उनको डिविडेंड पे किया, हमारा कैश आउटफ्लो होगा। हमने बैंक से लोन लिया है, लोन लेने से हमें पैसे मिलते हैं तो वो हमारा इनफ्लो हो जाएगा। तो जो हम उनको पे करते हैं, कैपिटल अमाउंट पे करेंगे प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हमारा आउटफ्लो में आ जाएगा। अब इनफ्लो में क्या चीज़ें, फ्रॉम बोरिंग, आपने बारो किया है, उधार लिया है, कर्जा दिया है, उसके साथ आप बाद में द सेल ऑफ फंड ओन इक्विटी सिक्योरिटीज, आपने अपनी सिक्योरिटीज इशू की है तो उससे हम आपका कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कब होगा, आपने जो है जो अमाउंट बारो की थी, उधार लिया था, लोन लिया था, उसको आप वापस करें। टू परचेज द फर्म ऑन सिक्योरिटीज, आप अपनी सिक्योरिटीज को खुद परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका जो है वो भी कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि आप जब अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं आपको कैश पे करना पड़ेगा ना, जिनके पास वो सिक्योरिटीज थी। उसके बाद आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, वो भी आपका कैश आउटफ्लो कहलाएगा। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पहले देखी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में की थी। हमने देखा था उसमें सोर्स कौन से, यूज कौन से, हमने कैटेगराइज नहीं किया था। अब हमने सिंपली क्या करना है, उन सारे सोर्स एंड यूजेस को कैटेगराइज कर देना है। पहले हम कैटेगरी किस तरह से बना रहे थे, ऊपर सोर्स लिखा था, नीचे हमने यूजर लिखा था। अब हमने क्या करना है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की रिगार्डिंग चीज़ें हैं, चाहे वो सोर्स हो या यूज हो, हम एक हेड में लिखेंगे। जो इन्वेस्टिंग की चीज़ें हैं हम इन्वेस्टिंग में लिखेंगे, जो फाइनेंसिंग चीज़ें हैं वो फाइनेंसिंग में ही लिखेंगे। हमारा काम सिंपल इतना है, चीज़ हमारी वही सेम है। ठीक है, इसका मैं आपको हम बना लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसकी जो हेडिंग आती है, सबसे पहले कंपनी का नेम, फिर फॉर द पीरियड, जो जिस टाइम पीरियड के लिए वो बनाई जा रही हो। ठीक है, अब इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग है, ये हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब हम जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डायरेक्टली ये देखते हैं कि कैश हमारे पास आया कहाँ से, कैश हमने पे किनको किया है, सिंपली। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं, उसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड बैक करते हैं। सिंपल ये डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्ट में हम डायरेक्टली ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने कैश लिया, किन किन कैश दिया है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आती है, उसके बाद हमारी आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
बाद फिर हमारे पास आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? सबसे पहले हमारा नेट इनकम आनी है, हमारी डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन आनी है। उसके बाद चेंज इन करंट एसेट्स एंड चेंज इन करंट लायबिलिटीज, ये हमारे पास आनी। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर हमारे पास फाइनल आ जाएगा नेट कैश प्रोवाइडेड, या आप सिंपली लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या आनी है? जो हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज है इन एसेट्स या फिक्स एसेट, उसके अलावा हमारे जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स। इक्विटी में क्या होगा? हमारा जो डेट है उसमें कोई चेंज आया है, हमारी ऑनलाइन इक्विटी में चेंज आया, उसके साथ हमारा डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने अब यहाँ पे जो है इनका जो चेंज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास लास्ट में था, वो आपकी जो लास्ट स्लाइड है उसमें होगा वो। ठीक है, हम वो क्वेश्चन लेके ये चीजें सॉल्व करते हैं। आपने एक साइड से शुरू होना है, ओपनिंग से, या आप इस तरह से पैटर्न ड्रा कर लें, जो चीज़ आपको पहले मिल रही है वो इस साइड में आ रही है, उस साइड में आप लिखते जाएं। ठीक है, अब उसमें था हमारे पास जो हमारी नेट इनकम थी वो हमारी 91 थी। ठीक है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन थी हमारी वो हमारी 30 थी। ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी आपका सोर्स है, ये भी आपका सोर्स है। जो आपका सोर्स होगा उसका पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, जो आपका यूज होगा, क्योंकि आउटफ्लो है ना, वो आप नेगेटिव से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, या आप इसे यूज का ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव को जैसा ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद जो हमारा डिक्रीज, फिर हमारे एसेट में देखते हैं, एसेट में क्या चेंज है, करंट एसेट में चेंज क्या था और करंट लायबिलिटी में चेंज, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास था डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो यहाँ पे जो कैश में चेंज आ रहा है वो हम एंड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो हम एंड में रिकॉर्ड कैश करेंगे, बाकी हम एज इट इज लेके जाएंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई थी, तो जो अकाउंट रिसीवेबल में कमी होती है, यहाँ पे आप टेबल बना रहे हो, एसेट्स लायबिलिटीज सोर्स एंड यूज, ये माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल चेंज, एसेट में जो आपकी कमी हुई है वो सोर्स होता है, मतलब वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी 16। उसके बाद इंक्रीज इन्वेंट्री, आपके साथ साइन लाजमी देने होंगे, ये जो इंक्रीज डिक्रीज लिखा है। इन्वेंट्री में एसेट में इजाफा हुआ तो यूज होगा, कितनी अमाउंट है 80, इजाफा है तो आपका यूज है, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर आपका यहाँ पे नेट लॉस है, इनकम नहीं है, तो नेट लॉस आपका क्या होता है, सो यूज होता है ना, वो आपका माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेंटरी के बाद इंक्रीज एक्यूमुलेटेड टैक्स पे, इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पे, ये आपका एसेट है। अब एसेट में क्या हुआ है,
एसेट में इजाफा हुआ है, तो सॉरी ये आपका इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड टैक्स फ्री पे जो है आपका वो लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट एसेट और लायबिलिटी दोनों को मेंशन करना है। अब लायबिलिटी में इजाफा आपका सोर्स होता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सॉरी जो आपका ये है इंक्रीज आपका जस्ट करंट एसेट में ही है, करंट एसेट सॉरी करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, टैक्स फ्री पे। अब आपका जो है वहां पे सिर्फ एक चेंज था करंट लायबिलिटीज में, वो था आपका नोट पेबल में इजाफा था, अकाउंट पेबल में इजाफा नहीं था। अगर होता यहाँ पे हम लिख देना था, ठीक है। अब चूंकि जो हमारा अकाउंट नोट पेबल है, नोट पेबल यहाँ की आइटम है, तो हम उसे नोट पेबल को फाइनेंसिंग में ही कंसीडर करेंगे, जो हमारा चेंज होगा, ठीक है। मतलब हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप इन सबको प्लस माइनस करेंगे, जमा माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 56। आपकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो आप इसको कर सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कर सकते हैं, या आप लिखें नेट कैश प्रोवाइडेड, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, आपका पॉजिटिव आंसर है, प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे अपनी में। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप हमें पता था हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो कोई थी नहीं, हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन मैंने आपको कहा था जो हमने फिक्स एसेट को कंसीडर करना है वो हमारा एक तो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन फिक्स एसेट, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन में एडजस्ट किया है, यहाँ पे हम ग्रॉस को ट्रीट करेंगे, ठीक है, ग्रॉस को, वो हमारा चेंज 100 था। अब इंक्रीज इन फिक्स एसेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट हमारा यूज होता है, तो हम इसे माइनस में करेंगे, और कोई चीज इसमें नहीं है, सिर्फ यही है, तो हमारा 100 ये माइनस में आ जाएगा। अब इसके साथ क्या लिखा होगा, नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास डेट या हमारे पास इक्विटी में जो चेंज आ रहा है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास डिविडेंड यहाँ पे आएगा। अब इसमें इंक्रीज इन नोट पेएबल हमारा आ गया, इंक्रीज इन नोट पेएबल, वो नोट पेएबल में इजाफा, लायबिलिटी में इजाफा सोर्स होता है, ठीक है, वो इंक्रीज। उसके बाद जो है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में आपका इजाफा जो हमारा हुआ है वो क्या हुआ है, 77 का है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका जो 5 है ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, वो गलती से ब्रैकेट्स हुई हुई है। उसके बाद डिविडेंड आपने पे किया है, डिविडेंड आपका आउटफ्लो होता है ना, तो डिविडेंड हमेशा आपका माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई चीज आपकी हमारी नहीं है, तो ये यहाँ पे इसका आ जाएगा, इनका जो टोटल है वो 34 है, पॉजिटिव आंसर है, इट मीन्स कि हमारा है नेट कैश पॉजिटिव है ना, तो प्रोवाइडेड आ जाएगा, प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एफएमएससी को लिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे 34 आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने तीनों को, जो तीनों आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनको आपने देखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चेंज, इन्वेस्टिंग का चेंज और इसका चेंज। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आपने टोटल इनका सम देखना होगा, ठीक है। इन टोटल का कितना आ रहा है, वो हमारे पास है 56 पॉजिटिव है, 100 माइनस है, 34 फिर पॉजिटिव है। इसका जो आंसर आ रहा है आपका है 10 माइनस में, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना, इसके बाद क्या करना होगा, आप लिखेंगे इंक्रीज
और डिक्रीज, ठीक है। या आप सिंपली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, आप सिंपली लिख देंगे डिक्रीज इन कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। वो कितना है आपका 10 है माइनस में। अब आपने क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिखना होगा, कैश ओपनिंग बैलेंस, या आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप डेट लिख देंगे, कैश बैलेंस एज ऑन 2002 वो कितना है 100 है आपका, वो पॉजिटिव है। आपने -10 100 में से माइनस के आपके पास 90 आ जाएगा। तो ये क्या है, जो आपका करंट अब जो आपका बैलेंस होगा 2003 में उसके इक्वल आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट 2003, या जो आपका एंडिंग बैलेंस है, ठीक है। मतलब कि आपका जो चेंज आ रहा है, जो तीनों आपके एक्टिविटीज का चेंज आया है वो आप ऊपर मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो आपका माइनस में था, वो आपका आ जाएगा डिक्रीज इन कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब उसमें आपने माइनस करना होगा ओपनिंग बैलेंस, और वो जो एंड पे आपके पास बैलेंस आएगा वो एंडिंग आएगा, वो एंडिंग के इक्वल होगा। अगर तो ये एंडिंग के इक्वल आया इट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है, अगर एंडिंग इक्वल नहीं आया तो वो नहीं ठीक है। इससे पहले हमने ये भी देखा था, कुछ आपने डिस्क्लोज करनी होती चीज़ें, जैसे उन्होंने ये बताया सप्लीमेंटल कैश डिस्क्लोजर, आपने इंटरेस्ट कितना पे किया 59 इंटरेस्ट पे किया, टैक्स आपने 60 पे किए, आपको कहाँ से मिलेगा ये इनकम स्टेटमेंट से आपको मिल जाएंगी दोनों चीज़ें। अब ये तो हमने पहले कर लिया है, ये चीज़ें अभी यहाँ तक क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अब हमने पहले किया था डायरेक्ट मेथड, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो चेंज है जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चेंज है, ठीक है। अब हमने करना है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये हम कर देंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें जो है हमारी एक्टिविटी जो चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इसका जो टोटल है वो भी 56 ही आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, जैसे हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। इसमें हमने देखना होगा कैश हमने कहाँ कहाँ से लिया है और कैश कहाँ कहाँ पे लिया है। तो हम 3-4 चीज़ें सेकंड लेक्चर में हमने की थी इस चैप्टर के, कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, हमने देखना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद है हमारा कैश पेड टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर, उसके बाद है हमारा या सप्लायर और एम्प्लॉयज, मतलब पहले कलेक्शन आ जाएगी फिर आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड एंड टैक्सेस पेड। इसके अलावा कोई और पेमेंट जो आपको बताई गई हो वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको फॉर्मूला इसका बता देता हूँ। वो देखें आपको है सेल्स जो आपकी करंट सेल है वो आप लेंगे, उसमें आप जो इंक्रीज या डिक्रीज है इन अकाउंट रिसीवेबल वो आप एडजस्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अब हमारी ये कितनी थी, सेल्स है 2211, जो हमारा चेंज आया वो हमारा 16 का चेंज है, पॉजिटिव चेंज है तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव चेंज है तो हमारा माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव चेंज है मतलब इजाफा हुआ है, जो पहले हमारे पास थे वो 16 से कम थे, अब एंडिंग जो है वो 16 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2227, ठीक है। मतलब जो हमने कैश सीड किया कस्टमर से वो हमारा आ जाएगा 2227। अब उसके बाद हमने देखनी है हमने जो पे किया है सप्लायर को, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो उसमें आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसमें आप ऐड करेंगे सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये तीनों चीज़ों आपको चीज़ें जो है आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएंगी।
उनका टोटल आपका बन जाता है सम जो है 1971। इसमें फिर आप इंक्रीज ऐड करेंगे, डिक्रीज आप माइनस करेंगे, किस चीज का, इन इन्वेंट्री, क्योंकि इसका ताल्लुक जो सप्लायर को इन्वेंट्री से ताल्लुक है ना, सेल्स का आपका अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक है, तो आप वो उसमें देखेंगे। अब इन्वेंट्री में चेंज जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आया वो है 80, वो कितना हो जाएगा आपका 2051। मीन्स कि ये जो 2051 है ये आपका है पेड टू सप्लायर्स एंड आपके एक्सपेंसिव जो है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, वो आपका 2051 है, 2051। उसके बाद है हमारे पास हमने टैक्स कितना पे किया है, टैक्स और इंटरेस्ट से हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने ये देखना है कि जो हमने टैक्स पे किया एक्चुअल में, ये सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ आज इस साल का पे किया, ये भी पॉसिबल है हमने पिछले साल का भी कुछ हिस्सा पे किया हो, ये भी पॉसिबल है कि हमने कुछ एडवांस टैक्स पे किया हो, तो वो हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल टैक्स कितना है वो हमें गिवन है, इनकम स्टेटमेंट में 60 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में हमारे पास टैक्स प्री पे था, वहां पे ऐसे ही है, तो वो हम देखेंगे। इंक्रीज हमारा ऐड होगा, डिक्रीज माइनस होगा, उसमें क्या है, तो वो है हमारा है इन एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पे, जब हमारा एसेट बढ़ा था उसमें क्या हुआ, हमारा चेंज आया है एक से जो चेंज है हमारा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इन तीनों में जो एक बार चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, जो आपका डिक्रीज होता है यहाँ पे जो आपने करना है, डिक्रीज आपने ऐड करना होता है, और जो इंक्रीज है वो आपने लेस करना होता है, ठीक है। तो आपका ये जो चेंज आ रहा है इसमें, अगर तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी हुई है तो आप ऐड करेंगे, इजाफा हुआ तो माइनस करेंगे। उसके बाद जो आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जो इंक्रीज है वो आप ऐड करेंगे, जो डिक्रीज है वो आप लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद जो टैक्स प्री पे है, इसमें जो इंक्रीज आएगा, अगर इसमें इंक्रीज हुआ तो वो आप ऐड करेंगे, जो डिक्रीज हुआ वो आप लेस करेंगे, ठीक है। इसमें आप ये इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। ये जो चीजें यहाँ पे भी आपको गिवन है वैसे, ठीक है। अब ये जो फाइनल है, फाइनली आपका जो हमारा पास एंड पे निकला है वो टैक्स पेमेंट है, जो फाइनल आपने पे किए हैं, ठीक है। हमने टैक्सेस कितने पे किए हैं, 61 हमने टैक्सेस पे किए हैं। इंटरेस्ट हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल जाएगा, हमें हमारी जो है इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा, इंटरेस्ट पेड है 59। अब ये कैश कलेक्शन है, पॉजिटिव है, ये कैश पेमेंट है तो नेगेटिव है, इंटरेस्ट पेड भी नेगेटिव है क्योंकि पेमेंट है, टैक्सेस पेड भी आपकी नेगेटिव है। अब इन सबको आप टोटल करेंगे आपका फिर भी स्टिल 56 आ रहा है। मतलब आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें या इनडायरेक्ट मेथड यूज करें, आपका जो आंसर है वो हमेशा आपका आंसर सेम आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें आपने क्या करना है, आपने कलेक्शन देखनी है, कस्टमर से कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कैश पेमेंट सप्लायर एम्प्लॉय को वो देखना है, फिर इंटरेस्ट कितना पे किया, टैक्स कितना पे किया, या आपकी और पेमेंट की है वो कितनी है, ठीक है। तो वो आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है उसमें आप स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट इनकम से, उसमें ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन, और फिर आप फर्दर नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड में ये आ गया, बाकी आपकी सेम चीजें सेम रहेंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी सेम एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। देखिए बाकी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 100 ही है, फाइनेंसिंग आपकी ये एज इट इज है 34 ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आप जो इनका आपने तीनों का जो फाइनल कंक्लूजन देखना है वो आपका फाइनल इफेक्ट आ जाएगा, उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, आपका एंडिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका यहाँ तक ही चक्कर, ठीक है। अब इसमें कोई इशू हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब मेजर जो हमने इसका ओवरव्यू देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश
फ्लो स्टेटमेंट के हमने दो मेथड किए हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट का आपका चेंज है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका होता है, उसके अलावा आपका इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग दोनों में सेम रहती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने क्या देखा है, डायरेक्ट मेथड अगर हो आपका, आप इसमें ये देखते हैं कि आपने कलेक्शन कितनी की है सप्लायर से, ठीक है, और जो आपने पेमेंट की है टू सप्लायर, ये जिनसे आपने कलेक्शन की है, जिन्हों को आपने सेल किया है, पेमेंट आप किसको देते हैं, अपने सप्लायर्स को या एम्प्लॉयर्स को। उसके साथ आपने टैक्स कितना पे किया है, इंटरेस्ट कितना पे किया है, उसके अलावा कुछ और जो चीज़ें आपकी आपने पेमेंट की हैं वो आप इसमें कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आप इनडायरेक्टली करते हैं उससे। ठीक है, मतलब आप स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से, उसमें आप ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर उसमें आप चेंज इन करंट एसेट एंड चेंज इन करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हमारे पास आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आप क्या देखते हैं, जो आपने चेंज इन फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट वो आप इसमें ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम कौन कौन चीज़ें कंसीडर करते हैं, हमने इक्विटी में जो हमारा चेंज आया है, हमारा डेट में जो चेंज आया है, लोन वगैरह में जो चेंज आया है, वो उसके साथ हमारा हमने जो डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड माइनस हो जाता है, और नोट पेएबल में जो हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम हर एक एक्टिविटी का पर्टिकुलरली जो है नेट कैश यहाँ पे टोटल करते हैं ना, नेट कैश फ्लो फाइंड करते हैं। ठीक है, हर एक्टिविटी का इंडिपेंडेंटली। फिर इसके बाद हमारा जो तीनों का चेंज होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का जो चेंज आता है हम उसे लिखते हैं नेट कैश यूज और प्रोवाइडेड, कैश यूज और प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कर लें आप। ठीक है, उसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस, ये फिर आपका इक्वल आ जाता है एंडिंग कैश बैलेंस के। सपोज करें हम ये बना रहे हैं 2005 का बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस मतलब जो हमारा 2004 का बैलेंस है इक्वल किसके आएगा, 2005 के इक्वल हमारा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा यही है। अगर इसमें कोई इशू हुआ आप स्लाइड वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके अलावा जो सेल्फ प्रॉब्लम वो भी देखें, उसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता दूंगा, आप सॉल्व करें। तो इसमें कोई इशू हुआ तो आप फर्दर जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।